आज हम लेकर आए हैं आपका फेब्रुअरी मंथ गाइस 2024 की विजन आईएएस की गाइस ये मैगज़ीन है जिसमें हम हर महीने जैसे कि डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं इस मैगज़ीन के तहत। और गाइस बहुत ही सूटेबिलिटी है, बहुत अच्छा तरीके से कंसोलिडेट वे में आपको मैं बताती हूँ कि देखो सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे कई बार अक्सर पूछते हैं कि मैम करंट अफेयर्स कैसे करें। तो करंट अफेयर्स को ना गाइस की बहुत सारे सोर्सेज से करोगे तो परेशान हो जाओगे। एक सोर्स को ढंग से पकड़ लो और उसको कंसोलिडेट कर जाओ, और वही चैनल करवा भी रहा है। चैनल की वीडियोस इस तरह से बनाई जा रही हैं कि कैसे कैप्चर करना है, कैसे कंसोलिडेट करना है करंट अफेयर्स को, तो वो किया जा रहा है। और अगर आप चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले पूरे ही साल की, पूरा 2023 2022 की मैगजीन्स, इवन 2024 में जो अभी जनवरी फरवरी चल रहा है, पूरा मंथ की मैगजीन्स को तैयार किया गया। आने वाले डेज में आपको मार्च की मैगजीन भी मिलेंगी। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। करंट अफेयर्स आपके इतने पकड़ में आ जाएंगे। और इवन देखो करंट अफेयर्स के साथ ही स्टैटिक जुड़ा होता है, तो वो भी चैनल आपको सिखा रहा है। वो भी आपको मैं आप खुद ही पढ़ा पढ़ा के एक चीज़ समझाऊंगी। हमारा देखो बाकी जितने भी फरवरी मंथ के हमारे, चाहे वो साइंस एंड टेक रहा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, सोशल इशू, सब हमने कवर कर दिया है। अभी आज हम इसको साइंस एंड टेक में शॉर्ट्स भी देखते हैं और शॉर्ट्स को भी हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो गाइस, इसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्रोटोन इम्प्रूवमेंट प्लान पीआईपी सेकेंड प्रोजेक्ट के बारे में। देखो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया फेज फॉर कंट्रीब्यूशन टू प्रोटोन इम्प्रूवमेंट प्लान टू प्रोजेक्ट। पीआईपी टू जो है ना, वो पहला पार्टिकल एक्सेलरेटर है यूएस की सॉइल पर एट फर्मी लैब। इसका काम पता है क्या है? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करना फ्रॉम इंटरनेशनल पार्टनर से ले लेना। इंस्टीट्यूशंस चाहे वो इंडिया का है, फ्रांस है, इटली है, पोलैंड है, यूके है, सभी इसका कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड आपका $140 मिलियन वर्थ कंपोनेंट इस पे लगा रहा है। हम जो क्या कर रहे हैं इस पूरे प्लान में, हमारा मकसद है वर्ल्ड का मोस्ट हाई एनर्जी न्यूट्रिनो बीम हमें बनना है। टू अंडर कंस्ट्रक्शन अभी जा रहा है, जो इसमें पता है क्या कर रहे हैं हम इसमें बेसिकली जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं ना, जो चार्ज पार्टिकल्स प्रोपेल करते हैं, चाहे वो प्रोटॉन्स है, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के हाई स्पीड पे ले जाने का काम करते हैं। एक्सेलरेटर का काम बेसिकली क्या होता है? हाई स्पीड पे लेके जाना चीज़ों को। तो सोर्स क्या होंगे? प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स होंगे, कंपोजिट डिवाइस होगा, मेटलिक ट्यूब होगी वैक्यूम की, इससे फ्री मूवमेंट अलाउ होगी और इलेक्ट्रिक मैग्नेट निकलेगा इसमें से। और कुछ ऐसे लार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स निकाले जा रहे हैं, जैसे लार्ज हेड्रन कोलाइडर होता है, सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर है ये। ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? जिनेवा CERN करके, जो आपका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इसमें। हिग्स बोसन आपने कभी सुना होगा। ये सारे के सारे पता है क्या है? ये एक्सेलरेटर्स ही हैं, स्पीड को हाई अप करने वाले। चाहे वो आपके ये रहे हो स्टैनफोर्ड लीनियर सेंटर हो यूएसए का, चाहे वो यूरोपियन सिंक्रोटन रेडिएशन फैसिलिटी हो, सारे के सारे इंटेंस हार्ड रे एक्सरे देखनी हो आपको, इंटेंस वे में चेक करना हो, तो ये सारी की सारी चीजें की गई हैं। अब पता है पार्टिकल एक्सेलरेटर के ना, आप देखो मुद्दे पर आते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि पार्टिकल एक्सेलरेटर हाई स्पीड पे लेकर जाता है और ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है, वर्थ भी इसकी बहुत है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पता है इसको फंडामेंटली इसका जरूरत कहाँ कहाँ है? देखो अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे ना, तो ये मटेरियल्स की ड्यूरेबिलिटी, उसकी एज को बढ़ाता है। बात को समझो आप। पार्टिकल एक्सेलरेटर से एनवायरनमेंट को मदद पता है क्या मिलती है? एनवायरनमेंट के जो केमिकल कंपोनेंट्स है ना, एयर कैसी है, वाटर की क्वालिटी कैसी है, उसको ट्रेस करने में मदद करेगा। तो आप समझो बात को कि पार्टिकल एक्सेलरेटर का यूज बहुत ज्यादा है। हेल्थ वाइज अगर आप देखते हो तो स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है, कैंसर डायग्नोस करना हो, थेरेपी करनी हो, तो हेल्थ बहुत अच्छा इसमें काम करेगा। फिर फंडामेंटल रिसर्च में भी इसका बड़ा यूज है कि कोलाइडिंग सब न्यूक्लियर पार्टिकल नियर स्पीड ऑफ लाइट, जहाँ पे क्या करता है नए नए पार्टिकल्स फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना। और बेसिकली इसका काम है यूनिवर्स को समझना, यूनिवर्स के ओरिजिन को समझना, इसका सबसे बड़ा यहाँ पर काम होता है। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंस्टीट्यूशन इंडिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड के रहे हो, उन सभी में पार्टिकल एक्सेलरेटर का बहुत बड़ा यूज देखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लेजर कूलिंग ऑफ पॉजिट्रोनियम। तो पहली बार CERN साइंटिस्ट ने लेजर कूलिंग को शुरू करा। इंटरनेशनल टीम थी गाइस फिजिस्ट की। एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ग्रेविटी को लिया, इंटरफेरोमीटर लिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी लिया और कोलैबोरेशन के साथ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया।
अब एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट में ना जो सारी की सारी चीज़ें सेवरल एक्सपेरिमेंट हुए। एंटी मैटर फैक्ट्री का गोल इनका पता है क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट करना, अर्थ के ग्रेविटेशन के एक्सलरेशन को चेक करना। कोलैबोरेशन किसका है? फिजिस्ट का है। नंबर ऑफ कंट्रीज यूरोप इंडिया सब इसमें मिली हुई है। अब इसमें एक शब्द आता है पॉजिट्रोनियम, जिसको हम ना साइंटिफिक वे में पीएस लिखते हैं। इसकी डिस्कवरी 1951 में हुई। लाइटेस्ट नोन एटम है, लाइटेस्ट से लाइटेस्ट, बहुत हल्के से हल्का एटम इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत E-1 का होता है। पॉजिट्रॉन E+ जिसे कहते हुआ। पीएस में बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम है इसकी, समझ लो इसमें गामा रेज 142 बिलियन ऑफ द सेकंड चलती हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट लाइक आपके पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, एंटीमीटर है। परफेक्ट एक्सपेरिमेंट करता है और ये बताता है प्रिसिशंस वगैरह के बारे में भी, मेजरमेंट करने में भी। अब एक CERN आया, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1954 में आया। लोकेशन इसकी आपकी फ्रांस को स्विस बॉर्डर नियर जिनेवा है। फॉर 23 मेंबर स्टेट्स है। इंडिया भी इसका एसोसिएट मेंबर है। मिशन इसका पता है क्या है? यूनिवर्स किससे बना है, कैसे वर्क करता है, इनका यही काम है निकालना। फिर मैटर्स की बात होगी। एंटी मैटर, मैटर कम्स इन मेनी फॉर्म, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा फॉर्म में, सब एटॉमिक फॉर्म्स में है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, ये सब पार्टिकल्स को पढ़ता है ये। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये ज़्यादातर आपके एंटी ट्विन्स होते हैं, एंटी कोएक्स, एंटी प्रोटॉन से बने हुए होते हैं। तो एंटी पार्टिकल्स में क्या होता है? एंटी एटम्स होते हैं, और कुड इवन फॉर्म एंटी मैटर रीजन भी ये बना सकते हैं। तो इसमें ये भी एक खासियत होती है कि जितने भी मैटर आपके होते हैं उनमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उसका मास एंड वॉल्यूम निकालना, उस पर भी ये काम करता है। उसमें भी एंटी क्वार्क्स और एंटी न्यूट्रॉन्स के इसमें चीज़ें निकाल के रखता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इनसेट 3D वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट। सबसे पहली बात, लेकर कौन आया? सबसे देखो इंपॉर्टेंट, जब भी हम साइंस में पढ़ रहे हैं तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि फला चीज़ आई कैसे। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की मदद से, और फंड किया जा रहा है इनसेट 3D वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट को। GSLV F14 जो है उसको ना प्लेस किया गया है इनसेट 3Ds में, इनटू द इंटेंडेड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर डाला गया। उसके बाद इसी को डाला गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। लॉन्च कहाँ से हुई है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इनसे 3D सैटेलाइट होती क्या है? एक तो देखो ये ना फॉलो ऑन मिशन है, थर्ड जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट का। ये ना एड करता है प्रेजेंटली ऑपरेशनल इनसेट 3D, इनसेट 3D को। डेडिकेटेड इसमें क्या है? मेट्रोलॉजिकल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ऑन बोर्ड पेलोड है इसमें, इमेज पेलोड है, साउंडर पेलोड है, ये सारी सारी चीज़ें। इंडियन इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब GSLV F14 क्या होता है? ये 16 फ्लाइट है इंडिया के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 10th फ्लाइट है ये, विद इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज पे ये आता है। 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है GSL। पहला स्टेज क्या है? सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर होगी इसके ऊपर। सेकेंडरी स्टेज में अर्थ का स्टोरेज लिक्विड होगा, और थर्ड स्टेज में जाके क्रायोजेनिक स्टेज होगी। ये तीनों स्टेजेस में ऐसे डिवाइडेड है GSLV F14। इसका काम देखो क्या है? GSLV को लॉन्च करने का सबसे बड़ा पर्पज ही यही था, हाई रेजोल्यूशन पे कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाए, नेविगेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके सर्वे अच्छे से हो जाए, दूसरे जितने भी प्रोप्राइटरी मिशंस हैं वो फुलफिल हो पाएँ। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट का काम ही यही है, स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट है, इसका काम ही यही है, यूज्ड टू गेट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को अटेन करने के लिए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा गया था इलेप्टिकल ऑर्बिट में, विद एन एपोप्सिस एल्टीट्यूड फार्थेस्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, और अराउंड 37,000 किलोमीटर तक है। इसको GTO बोलते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? सैटेलाइट है, सर्कल करती है अबव द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मेल जो इसमें आपके सैटेलाइट्स को, जियो को आपके स्टेशनरी की पोजीशन में लेकर आते हैं। और इनसे 3D का देखो काम यही है। सैटेलाइट्स का काम क्या होता है? इनसे 3D सैटेलाइट का, क्योंकि ये 3D है तो ये अर्थ के सरफेस को मॉनिटर करेगी, ओशनिक ऑब्जर्वेशन करेगी, वर्टिकल प्रोफाइल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स पे चेक करेगी, डेटा कलेक्ट करेगी पूरा पूरा, और सैटेलाइट्स को एड करेगी सर्च करने में, रेस्क्यू सर्विसेज करने में। राइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गाइस कार्टोसैट सेकंड। ये भी सुना होगा आपने, कई बार ये टॉपिक पूछा जाता है। कार्टोसैट सेकंड है क्या? देखो इसरो ने डी ऑर्बिट करा है और एटमॉस्फेरिक में नया तरह का कार्टोसैट लेकर आया है एट इट्स एंड ऑफ लाइफ। कार्टोसैट 2 लॉन्च हुआ 2007 में, ध्यान रखना। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे प्लेस करा गया। इससे कोशिश यही है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को और ज़्यादा एडवांस किया जाए। अब डी ऑर्बिटिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? कार्टोसैट का डी ऑर्बिटिंग, कार्टोसैट करने का मतलब क्या है? कि इसरो ने ना अपने पेरिग्री को लो करा है, यानी कि जब
जो पॉइंट सैटेलाइट पे, उस सैटेलाइट के ऑर्बिट वहाँ पे लगाया गया है जहाँ पे अर्थ का नियरेस्ट पॉइंट हो। फ्यूल डाला गया है ताकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि स्पेस डेब्रिस ना हो जाए, उसी को मिटिगेट करने के लिए। डी ऑर्बिटिंग करने से ये होगा कि जो आउटर स्पेस की एक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में आ जाएंगी, इसलिए किया जा रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो समझ आया कार्टोसेट का काम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वाटर डिस्कवर्ड हुआ है एस्टेरॉइड्स पर। एस्टेरॉइड जैसे कि नाम आपको पता है, आइरिस है, मसेला है, रिच इन सिलिकेट होते हैं ये, और इसकी यूनिक वेवलेंथ होती है, अनएम्बिगुअस है ये, इसमें प्रेजेंस दिखाया वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो डिस्कवरी वाज मेड बाय स्टडिंग सोफियाज ऑब्जर्वेशन। सोफिया क्या है? नासा का एयरबॉर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि रिटायर्ड हुआ है 2022 में। एस्ट्रॉइड होता क्या है? स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट है जो सन को ऑर्बिट करें, और इतना स्मॉलर देन प्लैनेट होता है कि पूछो मत। अब पानी का एस्ट्रॉइड पे क्या होता है? तो कैन शेड लाइट ऑन हाउ वाटर वाज डिलीवर्ड टू अर्थ, कुड बी हेल्पफुल इन सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए जानने के लिए बड़ा अच्छा है। जो पानी है एस्ट्रॉइड पे, ये वो इतना मदद करता है कि पानी को डिलीवर अर्थ पे कैसे किया जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशन सरफेस का इकोसिस्टम के बारे में। देखो स्पेसएक्स ने लॉन्च करा है ये पे सैटेलाइट, क्या करने के लिए? ताकि आप ओशन को, एटमॉस्फेयर को और क्लाइमेट को मॉनिटर कर पाओ, उसके लिए ये किया गया है पेस। पेस एक तरह का सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जिसका मतलब है सेम पॉजिटिव रिलेटिव टू द सन पे जाना। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द ओशन एंड एटमॉस्फेयर एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, कि ओशन और एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सचेंज करता है वो पता चलाएगा। ये भी पता लगाएगा कि एरोसोल से कैसे आपका पाइथोप्लैंक्टन ग्रोथ होती है सरफेस ओशन की। और फिर नेक्स्ट इज विल कंट्रीब्यूट टू न्यू ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ ओशन कलर में, क्लाउड की प्रॉपर्टीज को जानने में, एरोसोल्स को जानने में ये बहुत मदद करेगा। राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूविका। इसका फुल फॉर्म याद रखना, युवा विज्ञानी कार्यक्रम होता है, इसरो ने ऑर्गेनाइज करा था। जो स्कूल के बच्चे होते हैं क्लास 9th के, स्पेशली जो पढ़ रहे होते हैं विद इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बेसिक इसमें नॉलेज दी जाती है स्पेस साइंस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस एप्लीकेशन के बारे में यंगर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इनकरेज किया जाता है उनको कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम बेस्ड रिसर्च को रिलेटेड करियर्स की तरफ बढ़े। इसीलिए उनको क्लासरूम ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस, मॉडल रॉकेटरी, इंटरेक्शन विद इसरो साइंटिस्ट, फील्ड विजिट कराई जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डब्ल्यूएचओ ने अवार्ड दिया है उन कंट्रीज को जिन्होंने ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट कर दिया। यस्टरडे ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रांस फैट, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो थे भी केक पेस्ट्रीज खाते हो, फ्रोजन पिज्जाज खाते हो, उसमें ट्रांस फैट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब डब्ल्यूएचओ ने ना अवार्ड दिया ऐसी कंट्रीज को भाई। तो डब्ल्यूएचओ हैज अवार्डेड फर्स्ट एवर वैलिडेशन सर्टिफिकेट दिया है डेनमार्क को, लिथुनिया को, पोलैंड को, सऊदी अरेबिया को, थाईलैंड को, जिन्होंने इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स को हटाया है। तो टोटल ऑफ 52 कंट्रीज ने बिल्कुल अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिसेस करी है फॉर टैकलिंग आईटीएफ इन फूड से, और फूड एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करा है, ट्रांस फैट एलिमिनेट करने की कोशिश करी है। अब बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हुई है आईटीएफए एलिमिनेशन पॉलिसी, बहुत अच्छी इफेक्ट में आ गई है। एप्लीकेंट कंट्रीज के पास एडिक्वेट मॉनिटरिंग है, इन्फोर्समेंट सिस्टम है। तो डब्ल्यूएचओ का क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेसिस पे वो इस एलिमिनेशन अवार्ड को देती हैं? तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, मैंडेटरी नेशनल लिमिट होनी चाहिए 2 ग्राम ऑफ टीफे पर 100 ग्राम में 2 ग्राम लें। दूसरा, मैंडेटरी नेशनल बैन हुआ हो प्रोडक्शन और यूज ऑफ पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का। देखो ट्रांस फैट जैसा क्या होता है, आपने समोसे तलते हुए देखा होगा, है ना? जो भी आपके समोसे तल रहा होगा, हलवाई जो होता है, अब उसके बाद वो उसी तेल में 2-4 बारी उसी तेल का यूज करता जा रहा है। आप समझ लो वो जो तेल है अनसैचुरेटेड होता जा रहा है, और अल्टीमेटली आप ये समझ लो वो तेल ट्रांस फैट की तरह भी आपका कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो कॉम्बिनेशन इसमें ये भी होता है, पीएचओ का बैन आईटी पे 2% लिमिट का हो जाना चाहिए। तो ट्रांस फैट बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट ही है जो वेजिटेबल ऑयल से प्रोड्यूस होता है। एक तो नेचुरल ऑकरिंग होते हैं डेयरी और मेल मीट प्रोडक्ट से, एक इंडस्ट्रियली आप करते हो पैकेज फूड, कुकिंग ऑयल्स की वजह से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सोर्स है। सबसे ज्यादा नुकसान ट्रांस फैट को खाने का ये आएगा, आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो कह रहा है करो क्या, कह रहा है करने के लिए सबसे पहला काम करो, इंडिया के लिए बोला गया है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, यानी बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट करें। दूसरा, एफएसएससीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि वो टीएफए का साथ ले लेके कंटेंट न्यूट्रिशन लेबल्स पे काम करें। ग्लोबली इन्होंने कई सारा कुछ करा है, रिप्लेस कर दिया इन्होंने इनिशिएटिव बाय डब्ल्यूएचओ, रिव्यू करो, जब भी डाइट खाओ रिव्यू करो, इंडस्ट्री प्रोड्यूस जितनी भी ट्राई फैट
आपके ट्रांसफैट्स आता है उसको चेक करो, प्रमोट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ना रिप्लेसमेंट हो जाए, ट्रांसफैट लोग खाए ना, लेजिस्लेट तरीके से लीगल तरीके से कोई प्रोविजंस बना दो और असेस करो कि आपका ना फूड सप्लाई में ट्रांस फैट का कितना कंटेंट है। अवेयरनेस क्रिएट करो, लोगों को बताओ, देखो नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट पड़ेगा इससे आपको। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका ट्रांस फैट ज़रूर खत्म होएगा। तो याद रखना, डब्ल्यूएचओ ने ये अवार्ड दिया है, फर्स्ट एवर कंट्रीज है आपके, डेनमार्क, लिथुनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, इन सबको मिला है ये अवार्ड। इंडिया भी इसमें शामिल हो, ऐसा आप में प्रयास करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च करा है। इनिशिएटिव कब हुआ? G20 के टाइम पर ही हुआ, ताकि हमारा जो है पूरा का पूरा मैनेज करें हम और एड्रेस करें डुप्लीकेशन जो एफर्ट हो जाते हैं प्रोडक्शन फोकस करने में, डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में। और इसका सेक्रेटेरिएट हमने होस्ट करके बनाया, जिनेवा में हेडक्वार्टर्स कराए। तो इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाना डिजिटल हेल्थ के लिए 2020 से 2025 तक हमने बनाई। सपोर्ट क्वालिटी टेक्निकल असिस्टेंस देना शुरू कर दिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स बनाने शुरू कर दिए। तो फाउंडेशनल पिलर पता है क्या है सबसे बड़ा? कंट्री नीड्स ट्रैकर, ताकि हम डिजिटल हेल्थ इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर पाएँ। सेकंड चीज़ है कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ताकि हम ट्रेडिशनल चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और इनोवेटिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को भी निकाल के लेकर आएँ। फिर ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स है, क्वालिटी एश्योर्ड टूल्स को निकाल के मैनेज करें और नेशनल हेल्थ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़े। और ऐसा कोलैबोरेशन करें जिससे हमारा नॉलेज एक्सचेंज सारा का सारा कंप्लीट बनता चला जाए। अब देखो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करना, 2021 में हमने किया था। अब हम सारा का सारा हेल्थ सिस्टम को ये चाहते हैं हम वो नेशनली डिजिटल हेल्थ सिस्टम में आ जाए। इकोसिस्टम ही हम ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि हमारा हेल्थ डेटा ना, जब भी हम कहीं भी डॉक्टर्स के पास जाएँ, स्मार्ट कार्ड्स हो हमारे पास, उसके तहत हमारी सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाए कि हमारा ये हेल्थ प्रोफाइल बचपन से लेके आज तक का रहा है। तो उसके लिए हम जानते ही हो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है पूरी की पूरी। तो इसका ना देखो फाउंडेशन यही है कि कंट्री का नीड ट्रैकर, कंट्री को ना अपना पता चलेगा, कंट्री के रिसोर्स पोर्टल का पता चलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स का पता चलेगा, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सैम्पलिंग ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDS को नई नोटिफाई करी है, जो भी ड्रग्स के सैंपल्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं या मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो बिना सैंपल बिना रेगुलेशंस के बाहर नहीं होंगे। नई गाइडलाइंस में साफ तौर पे बताया गया है कि क्वालिटी और एफिकेसी से किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यूनिफॉर्म ड्रग सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी होगी, ड्रग इंस्पेक्टर्स करेंगे उस हिसाब से। सेक्शन 22-23 यूज करा जाएगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का, जिसमें पूरा डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ है, सैंपल्स बताए हुए कैसे कैसे उसको रूटीन बेस में सर्वेलेंस चेक किया जाएगा। सेंट्रलाइज डेटाबेस है, इसका काम है आउटलेट्स पे जाके सेल करना नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और स्प्यूरियस अगर ड्रग है तो हर ड्रग जो इंस्पेक्टर होगा वो अपना कंट्रोलिंग अथॉरिटी से इंस्पेक्ट करेगा, प्रिपेयर करेगा पूरा का पूरा सैंपल प्लान मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, ताकि हम पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन के अंडर ये चेक कर पाएँ। अब नीड क्या है सैम्पलिंग की, ड्रग, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस की? तो पहला पता है क्या है? परसिस्टेंट अराउंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। रिपोर्ट ऑफ डेथ अगर हो रही है गामिया में, उज्बेकिस्तान में, इंडियन कफ सिरप से हुई, तो देखो बड़ी बात है ना ये, कैसे चला गया? फिर करंटली कोई डिफाइंड मेथोडोलॉजी नहीं थी सैंपल कलेक्शन और लोकेशन ऑफ सैंपलिंग की। सैंपलिंग बहुत ही रैंडमली किसी भी उस पे करी जा रही है, कवरेज गैप है। एग्जिस्टिंग जितने भी ड्रग्स हैं बिग ब्रांड से निकाल के ला रहे हो, आप नेग्लेक्ट कर रहे हो पूरे के पूरे रूरल एंड रिमोट एरियाज से। सिर्फ आपने ये जितने भी ड्रग्स टारगेट करें अर्बन एरियाज के लिए, तो फिर ये कैसी दवाएं हैं? राइट, तो दैट इज वाई इट हैज़ बीन क्रिएटेड इन दिस वे। और इंडिया में ध्यान रखो, ड्रग रेगुलेशन के लिए हमारे लिए एक एक्ट है 1940 से चलता आ रहा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जो इस पे सारा लाइसेंस वगैरह देना, उस पर काम करना, ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स चेक करना, वैक्सीन चेक करना, उसका काम है। Now the next topic is about guinea worm disease. So according to World Health Organization, world is near to eradicate guinea worm disease. WHO के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अब वो समा आ गया है कि आपका गुइनिया वॉर्म डिजीज जो है रेडिकेट हो जाएगा। गुइनिया वॉर्म डिजीज होता क्या है? ड्रैनकुलिक्विलिसिस इसको साइंटिफिक नाम है। इन्फेक्शन है जो आपको पैरासाइट ड्रैनकुलस मेडिनिसिस से फैलता है। ये कैसे फैलता है? पानी के थ्रू, ड्रिंक वाटर जो आप करते हो ना, उसी में वॉर्म चला जाता है, लार्वा उसका छोड़ देता है, इमेच्योर फॉर्म में होता है। तो ज़्यादातर देखा जाता है गांव देहात एरिया में, बहुत आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर ये फैला जाता है। और ये एनिमल्स में इन्फेक्शन फैलाता है, डॉग्स में फैलाता है। वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, इसकी आज तक कोई वैक्सीन ड्रग आई ही नहीं।
तो इंडिया ने इसको याद रखो, इंडिया उसको ऑलरेडी ही रेडिकेट 2000 में कर चुका है गुनिया वॉर्म डिजीज को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रोडामाइन बी, यानी कि कॉटन कैंडी को सेल करना हैज बिन बैंड इन तमिलनाडु। कॉटन कैंडीज को जितनी भी होती है जो उनकी सेल की जाती है वो तमिलनाडु में इसको बैन करा गया, सैंपल्स को रिवील करा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डाई वाले जो टॉक्सिक यूज़ किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट की तरह हैं, और प्रोहिबिट किया गया फूड इंडस्ट्री में बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रोडोमाइन बी पता है क्या, ऑर्गेनिक क्लोराइड सॉल्ट है, कलरिंग एजेंट की तरह काम करता है टेक्सटाइल में, आप जब डाई करते हो, पेपर में, लेदर में, पेंट इंडस्ट्री में, और इसका सबसे गंदा असर ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या पड़ेगा, स्टमक फुलनेस, हमेशा आपको भरा भरा लगेगा पेट, आपको बहुत खुजली वुजली होगी, इचिंग होगी, ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी, और क्रॉनिक डिजीज से भी आप नहीं बच पाओगे। क्रॉनिक डिजीज में आपको लीवर ऐसा लगेगा कि फंक्शन करने बंद, लीवर में पानी भर जाएगा, इंटेस्टाइन कैंसर, न्यूरोटॉक्सिसिटी, और आपका किडनी फेलियर, ब्रेन तक असर डाल रहा है। सोचो आप, इतना भयानक ये सारी चीजें करता है। नेक्स्ट इज अबाउट कालाजार। इंडिया में हिट किया था कालाजार फर्स्ट टाइम 2023 में, पहला केस आया बाय रिपोर्टिंग लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन अक्रॉस ऑल ब्लॉक्स। कालाजार एक तरह का इसका नाम भी है, विसरल लेशमैनिसिस, एंड इसको प्रोटोजन पैरासिटिक डिजीज कहते हैं। ये पता है फीमेल प्लीबिटोमाइन सेंट फ्लाई से फैलती है, इन्फेक्टेड होती है वो, उसके तहत ये फैलती है। जब भी कालाजार होगा तो समझ लो इरेगुलर आपको फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा पतले होते चले जाओगे आप, आपका जो स्प्लीन एंड लीवर है लार्ज होता जाएगा, आपके खून की कमी महसूस होगी, और बहुत एंडेमिक डिजीज है ये, बिहार में, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल में, ब्राजील, ईस्ट अफ्रीका और इंडिया बहुत परेशान है इस कालाजार के डिजीज से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैग्लेव, मैग्नेटिक लेविटेशन। इसमें सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हुआ है, चाइना ने दिया एक मैग्लेव ट्रेन सरपास कर दिए पास के सारे रिकॉर्ड 623 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। कह रहे मैग्लेव एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप व्हीकल्स को रन कराते हो लेविटेड फ्रॉम द गाइड वे, यानी कि रेल ट्रैक्स के कन्वेंशनली चलाते हो, कॉरेस्पॉन्ड में चलाते हो। इससे क्या होता है, मैग्लेव में ना सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रेन के आसपास यू शेप्ड कंक्रीट गाइडवे बनाया जाता है। तो लाइक ऑर्डिनरी मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट को रिपेल करता है ना, वन मैग्नेट को दूसरे के लिए मैच कराता है पोल्स के साथ। वो अब इससे पता है क्या होगा, इससे कोई इमिशन नहीं होगा, कोई इंजन का लैकनेस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगी व्हीकल्स और रेल के बीच में, हाई स्पीड में भागेंगी। दो ट्रेन्स अगर ट्रैवल करेंगी सेम रूट पे, कैनॉट कैच अप और क्रैश होने से बचेंगी। तो देखो इतना जबरदस्त मेथड है लिविटेशन का, जो मेथड है ये, समझ रहे हो, तो ये लिविटेशन का मेथड अब आ चुका है, तो हम बहुत सुकून से रह सकते हैं, चाइना को सीख देख के हम सीख सकते हैं ये। तो सी बॉट नेक्स्ट टॉपिक है। सी बॉट का मतलब क्या होता है, एक तरह का रोबोट है ये, ध्यान रखना, एक तरह का रोबोट है ये। इसका काम पता है क्या है, इस पर इतने एडवांस फीचर हैं कि ये कोरल रीफ की सर्वाइलेंस कर ले, पूरे अच्छी तरह से सर्वेलेंस कर लेता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो ओशनोग्राफी का है उसने लॉन्च किया है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल कॉल्ड सी बॉट। इसका काम पता है कि इट कैन ट्रेवल टू अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स अंडर वाटर। ये इंडियन नेवी परफॉर्म बैटमेट्री स्टडी करते हैं उसमें हेल्प करता है। इसका ये भी काम है फाइंडिंग दी एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ताकि जो भी जियोथर्मली हीटेड वाटर सीप होता जा रहा है डीप बिलो द ओशन फ्लोर, उस पर काम करने का काम करता है ये सी बॉट। समझ रहे हो, तो ट्रेवल बहुत अच्छा करता है 200 मीटर की डेप्थ में अंडर वाटर, हेल्प करता है इंडियन नेवी परफॉर्म बैथीमेट्री स्टडीज करने में, तो इसका बहुत अच्छा यूज है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, साइंस एंड टेक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कहीं कोई डाउट हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स डिस्कस देयर ओनली, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।